हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बाहर कैसी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन को देखते हुए ही सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम अपने बच्चों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट करेंगे। इसलिए आज हम वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग की पहली क्लास है। इससे पहले हम लोग ने ऑनलाइन क्लास ली थी, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक क्लियर किया था, जो मानव संसाधन से पहले भौतिक संसाधन थे। जो विद्यालय प्रबंधन में भौतिक संसाधन क्या योगदान है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हमारा टॉपिक है मानव संसाधन का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन नाम से ही समझ में आ रहा है, मानव से संबंधित जो संसाधन होते हैं वो सब मानव संसाधन होते हैं। तो मानव संसाधन से अभिप्राय व्यक्ति की शिक्षा, कुशलता, प्रशिक्षण का उचित उपयोग करना है। मानव संसाधन का प्रयोग हम विद्यालय प्रबंधन में इसलिए करते हैं कि जो भी मानव संसाधन है उनका हम उपयोग उचित रूप से कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। हर एक विद्यालय का एक लक्ष्य होता है, जिसे पूरा करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों की ज़रूरत होती है, जैसे भौतिक संसाधन और मानव संसाधन। तो वही संसाधन, मानव संसाधन आज हम पढ़ रहे हैं। किसी राष्ट्र की उन्नति वहाँ उपलब्ध साधनों पर निर्भर करती है। सभी को पता है कि कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब वहाँ पर उचित रूप से संसाधन उपलब्ध हो और उन संसाधनों का हम उचित रूप से उपयोग कर सकें। संसाधनों का आवश्यकता अनुसार समय की मांग के अनुरूप उपयोग करना ही मानव संसाधन का कार्य है। मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके अभाव में अन्य संसाधनों का प्रयोग संभव नहीं है। मानव संसाधन का मुख्य उद्देश्य संगठन या संस्था में कार्यरत व्यक्तियों में समन्वय के द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आज सभी को पता है कि प्रकृति में जितने भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब का प्रयोग या उपभोग कौन करता है? मानव करता है। इसलिए मानव संसाधन के बिना विद्यालय प्रशासन का भी हर कार्य अधूरा है। अगर मानव संसाधन नहीं होंगे तो हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो मानव संसाधन का उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी संगठन या संस्था में जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनके बीच में समन्वय बना के रखना और उनके कार्यों के बीच में कोई भी टकराव ना हो, स्मूथली हम काम कर सकें, इसलिए हम मानव संसाधन का उपयोग करते हैं। शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन से तात्पर्य विद्यालय में शिक्षा के समुचित क्रियान्वयन हेतु उचित रूप से मानव संसाधनों की व्याख्या प्रबंधन से है। अगर हम अपने विद्यालय के समस्त प्रक्रियाओं को उचित रूप से चलाना चाहते हैं या शिक्षा की सभी क्रियाओं को स्मूथली या समुचित रूप से चलाना चाहते हैं, तो हमें मानव संसाधन का उचित रूप से प्रयोग करना आना चाहिए या उसका प्रबंधन करना आना चाहिए। मानव संसाधन के अंतर्गत इन समस्त तथ्यों के मध्य तारतम्यता स्थापित करते हुए उचित शिक्षा प्रक्रिया के संचालन से है। आप सभी को पता होगा, मानव संसाधन के अंतर्गत हमारे प्रधानाध्यापक आते हैं, हमारे शिक्षक आते हैं, हमारा छात्र आता है और समुदाय, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब में तारतम्यता स्थापित करते हुए हमें अपनी प्रक्रिया को संचालित करना होता है। मानवीय प्रबंधन में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्तर पर संगठन में टकराव, उनके कार्यों में अस्पष्टता तथा एक ही कार्य हेतु मानव संसाधनों की दोहराव की स्थिति ना हो। मतलब मानवीय संसाधन प्रबंधन तभी अच्छा माना जाएगा कि मानव संसाधन के अंतर्गत जो भी कर्मचारी हैं उनका जो भी कार्य क्षेत्र है वो उनको स्पष्ट होना चाहिए। जब उनको कार्य क्षेत्र उनका स्पष्ट होगा तो जो कार्य होगा वो क्या होगा? अच्छा होगा और हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अतः मानव संसाधन के अंतर्गत विद्यालय के प्रबंधक को सम्मिलित किया जाता है। अतः जो वहाँ का मैनेजर है वो मानव संसाधन के अंतर्गत, मतलब जितने भी मानव किसी भी संस्थान में या संगठन में कार्यरत हैं वो सब के सब मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही विद्यालय का प्रबंधक भी मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। मानव संसाधन प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में कार्यरत समस्त व्यक्तियों के समस्त कार्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना है। मानव संसाधन प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? जितने भी किसी भी संस्था या संगठन में जितने भी कार्यरत व्यक्ति हैं या कर्मचारी हैं उनके द्वारा हमें जो भी संस्था या संगठन का मोटिव है उसे पूरा करना होता है। इसके द्वारा अन्य को प्रेरित करना, निर्देशन देना, विकसित एवं प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाता है। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा ही होगा या प्रबंधन के कार्य पढ़े होंगे। प्रबंधन में क्या क्या हम लोग पढ़ते थे? प्लानिंग करना, नियोजन करना, संगठन करना, कोऑर्डिनेट करना, जो भी हमारे
रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको क्या करना, कोऑर्डिनेट करके चलना, या फिर कोई भी रिक्रूटमेंट हो गया कि हमारी संस्था के लिए जितने भी कर्मचारियों की हमें आवश्यकता है उसका रिक्रूटमेंट, उसकी सैलरी डिसाइड करना, उसको डायरेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, उसका इवैल्यूएशन करना, ये सब हम क्या करते थे, प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत पढ़ते थे। वैसे यहाँ पे जब मानवीय संसाधन के प्रबंधन की बात आ रही है तो मानव संसाधन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, मतलब मानव संसाधन का नियोजन करना, संगठन करना, उनको कंट्रोल करना, उनको गाइड करना या उनकी एबिलिटी को डिसाइड करना, ये सब कौन करेगा, विद्यालय प्रबंधन करेगा या मानव संसाधन प्रबंधन करेगा। अगर ये काम सही से होगा तो जो हमारा शैक्षिक वातावरण होगा वो भी अच्छा होगा, और जो वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी कार्य मन लगा के करेंगे और हम अपने लक्ष्य को आसानी से कर पाएंगे। अतः शिक्षा में उचित मानव संसाधन प्रबंधन के माध्यम से समस्त शैक्षिक क्रियाएं सुचारू रूप से समय अनुसार पूर्ण होती हैं तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अगर किसी भी विद्यालय प्रबंधन में मानवीय संसाधन प्रबंधन का उपयोग हो रहा है तो इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, या किसी भी विद्यालय प्रशासन को क्या हेल्प मिलेगी, जो भी वहाँ पे शैक्षिक क्रियाएँ चल रही हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी बिना समय को नष्ट करते, क्योंकि सारा काम जो होगा वो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा। जब हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा मानवीय संसाधन। तो नेक्स्ट है हमारा मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता। किसी भी विद्यालय प्रशासन में मानव संसाधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बताएगा नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आवश्यकता, आपने अभी मीनिंग पढ़ा, अर्थ पढ़ा मानव संसाधन प्रबंधन का, तो उससे ही समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी भी विद्यालय प्रशासन में हम मानव संसाधन प्रबंधन का उपयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा या अच्छा काम कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो हम आवश्यकताएं देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी आवश्यकता है विद्यालय में किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं या भविष्य में क्या हो सकती हैं, उन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव संसाधन प्रबंधन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मतलब है कि किसी भी विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है कि विद्यालय में जो भी नीड्स है या इन फ्यूचर क्या नीड्स हो सकती हैं, उन नीड्स को पूरा करने के लिए हमें किसी भी विद्यालय प्रशासन में मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा उचित मानव संसाधन प्रबंधन के द्वारा ही शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण एवं कार्यकुशलता के आधार पर कार्य वितरण आदि प्रबंध करके उनकी कार्यकुशलता का अधिक विकास किया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि इसके अंतर्गत हम अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण देके, अगर हम किसी को प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण करा के काम करेंगे तो उसकी कार्य जो भी होगा वो अधिक कुशलतापूर्व किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समस्त कर्मचारी, वह चाहे शिक्षक हो, छात्र हो, अभिभावक हो, उन सभी को अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ाने हेतु मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मैंने बताया अभी मानव संसाधन में हर कोई कर्मचारी जो भी उस विद्यालय या उस संस्थान में या उस संगठन में कार्य कर रहा है, जैसे अगर यहाँ पे विद्यालय संस्थान की बात हो रही है या विद्यालय प्रशासन की बात हो रही है तो वहाँ पे मानवीय संसाधन में कौन आ जाएंगे, प्रधानाध्यापक आ जाएगा, शिक्षक आ जाएंगे, छात्र आ जाएंगे, अभिभावक आ जाएंगे, या कोई भी कम्युनिटी जो विद्यालय से रिलेशन रखती है वो सब हमारी मानवीय संसाधन में आ जाएगी। तो अगर हम मानवीय संसाधन प्रबंधन का उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि हर कोई व्यक्ति जो भी उस संस्थान से रिलेटेड है वो अपने काम के प्रति क्या हो जाएगा, प्रतिबद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समस्त शैक्षिक कार्मिकों को संस्था में निहित उद्देश्यों व कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अभी मैंने कहा कि अगर किसी भी विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन उपयोग हो रहा होगा तो वहाँ पे हर काम जो होगा वो एक प्लानिंग से चल रहा होगा। तो अगर किसी विद्यालय प्रशासन में मानवीय संसाधन प्रबंधन का यूज़ हो रहा है तो वहाँ के जितने भी कर्मचारी होंगे उन्हें पता होगा कि उनका मोटिव क्या है, उनका टारगेट क्या है और उन्हें क्या काम करना है। नेक्स्ट है
शिक्षा के प्रति समस्त कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा प्रेरणा प्रदान करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अभी मैंने बताया कि जहाँ मानव संसाधन प्रबंधन का उपयोग होता है, जैसे मानव संसाधन प्रबंधन के मैंने अभी कार्य बताए कि एंड में हम जो भी काम कर रहे होता है उसका इवैल्यूएशन करते हैं या अवलोकन करते हैं। जब हम किसी कार्य का अवलोकन करेंगे तो अवलोकन में हमें पता चलता है कि हमने कितना टारगेट अचीव किया या क्या कमी रहेगी, अगली बार हमें क्या सुधार करना है। तो जैसे हमें पता है कि हमने कोई अचीवमेंट की तो हमें क्या मिलेगा, उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो मानवीय संसाधन प्रबंधन के द्वारा क्या होता है, कर्मचारियों को मोटिवेशन भी मिलता है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है इसी में, विद्यालय में प्रमुख मानव संसाधन। अब किसी भी विद्यालय प्रशासन में कौन कौन से प्रमुख मानव संसाधन होते हैं ये इस हम हेडिंग में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, किसी भी विद्यालय प्रशासन के चार मुख्य क्या होते हैं, मानव संसाधन होते हैं। पहला प्रधानाचार्य, दूसरा अध्यापक, तीसरा छात्र और चौथा समुदाय, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट और कम्युनिटी। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं या प्रधानाचार्य की बात कर लेते हैं। किसी भी विद्यालय में जो प्रधानाचार्य होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रधानाध्यापक ही जो होता है वो किसी भी स्कूल का मुखिया होता है। एक अच्छा या श्रेष्ठ प्रधानाचार्य वही माना जाता है जो एक टीम के साथ कार्य करे या जो उसके वर्क एरिया है वो इसमें क्या हो, परफेक्ट हो, और जो उसकी थिंकिंग हो वो खुले विचारों वाली हो। विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया में उसे शैक्षिक प्रक्रिया की धुरी का स्थान दिया जाता है। अर्थात इस लाइन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो प्रधानाध्यापक होता है वो किसी भी शिप के कैप्टन की तरह होता है, क्योंकि जैसे जो कैप्टन होता है शिप का वही उसको मेन डेस्टिनेशन ले जाता है, वैसे ही किसी स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है जो उसकी डेस्टिनेशन, उसकी गोल को अचीव करने में मदद करता है। वह सदैव छात्रों व अभिभावकों, समाज व राष्ट्र शिक्षा चिंतकों की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के प्रति सजग रहता है। वह विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षिक वातावरण, छात्रों के व्यक्तित्व एवं अध्यापकों के व्यवसाय एवं विकास आदि के लिए भी उत्तरदायी होता है। मतलब एक प्रधानाध्यापक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या एक ड्यूटी होती है कि वो अपने कर्मचारियों या छात्रों या अभिभावकों के लिए हर समय सजग। प्रधानाचार्य कौन होता है? जो सबको समान दृष्टि से देखे, सबकी समस्याओं का समाधान करे, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो अभिभावक ही क्यों ना हो। एक प्रधानाध्यापक ही है जो किसी भी विद्यालय को उन्नति या अवनति की ओर ले जा सकता है। अगर प्रधानाध्यापक किसी भी स्कूल का अच्छा होगा तो वो उस संस्थान को उन्नति की तरफ ले जाएगा। तो किसी भी विद्यालय की या विद्यालय प्रशासन की उन्नति या अवनति प्रधानाध्यापक पे डिपेंड करती है। प्रधानाध्यापक को विद्यालय का ही नहीं बल्कि समाज का भी नेता माना जाता है, क्योंकि जो प्रधानाध्यापक होता है वो किसी भी विद्यालय के आंतरिक तथा बाह्य दोनों संबंधों को बना के रखता है। क्योंकि एक विद्यालय कैंपस में जितने भी कर्मचारी हैं उसको उनके साथ भी एक हेल्दी रिलेशन रखना होता है, या बाहरी दुनिया में जैसे उनके अभिभावक हो गए या कम्युनिटी हो गई उनके साथ भी रिलेशन रखना होता है। एक प्रधानाध्यापक ही होता है जो विद्यालय को समाज के निकट ले जाता है। ये विद्यालय की प्रमुख शक्ति है जिसके ऊपर विद्यालय की उन्नति व अवनति डिपेंड करती है। तो एक दो परिभाषा हम देख लेते हैं प्रधानाध्यापक की, जैसे कि एस.एन. मुखर्जी ने कहा है, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। अच्छा, विद्यालय के भीतर जो चल रहा है या बाह्य, जैसे मैंने बताया कि बाह्य में कौन कौन आ जाएगा, अभिभावक आ जाएंगे या फिर हमारा समुदाय आ जाएगा, उनके बीच कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? प्रधानाध्यापक ही करता है। डॉक्टर जसवंत के अनुसार प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य ही विद्यालय की समस्त शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, वही एक सेंटर पॉइंट होता है। प्रभावशाली नेता के रूप में उसकी योग्यता पर ही स्कूल पद्धति की सफलता निर्भर करती है। मैंने कहा कि अगर अच्छा प्रिंसिपल होगा तो वो क्या होगा, किसी भी संस्थान को उन्नति की तरफ ले जाएगा। तो किसी भी विद्यालय की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? प्रभावशाली नेता या प्रभावशाली प्रधानाध्यापक पर निर्भर करती है। ऐसे ही पी.सी. रैन ने कहा है कि घड़ी में जो स्थान
बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान प्लाई व्हील का होता है तथा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है वही स्थान विद्यालय में प्रधानाध्यापक का होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि किसी भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक कितना महत्वपूर्ण है, मतलब मेन भूमिका निभाता है। आगे है प्रधानाचार्य के कर्तव्य एवं दायित्व। प्रधानाचार्य का पहला ड्यूटी है क्या, नियोजन या प्लानिंग। सभी को पता है कि लिखा हुआ है इसमें, जैसे किसी कार्यक्रम तथा क्रियाओं को संचालित करने से पूर्व उन्हें नियोजित करना आवश्यक होता है। हम जैसे मैंने कहा कि सभी क्रियाओं का संचालन कौन करवाएगा, प्रधानाध्यापक कराएगा, जो उसके अंदर टीम काम कर रही है। तो जो भी कार्यक्रम को संचालित करना है उनको पहले प्लानिंग करनी होगी, किसे, प्रिंसिपल को। तो चाहे वो विद्यालय खुलने से पहले की हो, चाहे वो सत्र के दौरान हो या फिर सत्र खत्म होने के समय की हो। तो कौन कौन सी प्लानिंग एक प्रधानाध्यापक को करनी होती है वो इसमें लिखी हुई है, आपको दिख रही होगी। जैसे विद्यालय खुलने से पहले क्या क्या प्लानिंग करनी होगी किसी प्रधानाध्यापक को। पहला है ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यालय खुलने की तिथि तथा प्रवेश संबंधी सूचनाओं की घोषणा करना। जैसे समर वेकेशन किसी भी कॉलेज में होता है तो उसके बाद क्या है कि कब विद्यालय खुलेगा, कब एडमिशन ओपन होंगे, कब से कब तक एडमिशन चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका होता है, प्रधानाध्यापक का होता है। प्रवेश समिति का गठन करना तथा नियमों का निर्माण करना, कौन एडमिशन सेल में होंगे, क्या रूल्स और रेगुलेशन होंगे, किस रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एडमिशन किए जाएंगे, तो ये सब कौन डिसाइड करेगा, प्रधानाध्यापक डिसाइड करेगा। विद्यालय में संसाधनों की उपलब्धता की जांच करना तथा आवश्यक साधन उपलब्ध कराना, समय समय पर ये देखते रहना कि सभी संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं, या कौन कौन से साधन की आवश्यकता पड़ सकती है, उन साधनों को उपलब्ध कराने का काम किसका है, प्रधानाचार्य का है। नेक्स्ट, आवश्यकता अनुसार शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना। शिक्षकों की नियुक्ति करने का भी काम किसका है, प्रधानाध्यापक का है। तो ये सारे काम क्या होंगे, विद्यालय खुलने से पूर्व प्रधानाध्यापक को पहले से ही प्लान करने होंगे। नेक्स्ट है हमारा सत्र के दौरान क्या क्या प्लानिंग करनी होगी। पहला है जैसे इसमें विद्यालय में विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। विद्यालय में बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे डिबेट कंपटीशन हो गया, या फिर कोई हमारा गेस्टेड सेलिब्रेशन हो गया, जैसे 2 अक्टूबर हो गया, या 15 अगस्त हो गया, या 26 जनवरी हो गया। इन सब पे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रधानाचार्य की होती है। पर्यवेक्षण और मूल्यांकन की व्यवस्था करना, जो भी काम हो रहे हैं उनका सुपरविज़न करना, उनका इवैल्यूएशन करने का काम भी किसका है, प्रधानाध्यापक का है। कि जो भी काम दिया गया या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी गई हैं वो सही से हो भी रही हैं या नहीं, ये भी काम देखना किसका है, प्रधानाध्यापक का है। इसमें नंबरिंग गलत होगी, आप लोग नंबरिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा विभाग, प्रबंध समिति तथा अन्य सत्र व्यवहार की उचित व्यवस्था करना। शिक्षा विभाग, प्रबंध समिति तथा अन्य से पत्र व्यवहार की उचित व्यवस्था करना। अगर कोई ऐसी कमेटी है जहाँ पे लेटर जाने हैं या लेटर के थ्रू कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो कब जाने हैं, कैसे जाने हैं, या कौन भेजेगा उसे, कौन टाइप करवाएगा उसे, ये सब भी देखने का काम प्रधानाध्यापक का है। फिर सत्र समाप्ति पे भी कुछ प्लानिंग होती है जो प्रधानाध्यापक को करनी होती है, जिसमें पहला है विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ साथ पुरस्कार वितरण की व्यवस्था करना। जैसे फेयरवेल पार्टी होनी है या बच्चे का सेशन ख़त्म हो रहा है तो उस सेशन ख़त्म होने पर उसको पुरस्कार देने की व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी किसकी है, प्रधानाध्यापक की है। जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे होते हैं या कौन कौन से स्पोर्ट्स पूरे सत्र में खिलवाए जाने हैं उनका आयोजन करने का काम किसका है, प्रधानाध्यापक का है। नेक्स्ट, अभिभावक शिक्षक सभा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने का भी काम किसका है, प्रधानाध्यापक का है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग करनी है या कोई भी एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी है तो इन सब तैयार करवाने का काम किसका है, प्रधानाध्यापक का है। नेक्स्ट, अगला सत्र प्रारंभ करने तथा प्रोन्नति के नियमों का निर्धारण करने, जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना है और क्या प्रमोशन, जब बच्चों को प्रमोट करने के क्या रूल रेगुलेशन है उसको भी डिसाइड करने का काम किसका है, प्रिंसिपल का है। तो पहला तो हमारा नियोजन हो गया, हर चीज़ की प्लानिंग करना, चाहे वो विद्यालय खुलने से पहले हो, चाहे वो सत्र के दौरान हो या फिर वो सत्र के बाद हो। ये सारी प्लानिंग कौन करता है, प्रधानाध्यापक करता है। नेक्स्ट, सेकंड है शिक्षण कार्य। आप सभी को पता है प्रधानाध्यापक कोई भी कार्य करने से पहले वो एक शिक्षक होता है, वो प्रशासक बाद में है। तो शिक्षक जो
जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रधानाचार्य सबसे पहले एक शिक्षक है, उसके बाद प्रशासक। अतः शिक्षण कार्य न केवल अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु आवश्यक है, अपितु यह उसके लिए छात्रों के संपर्क में आने का सर्वोत्तम साधन भी है। अगर कोई प्रधानाचार्य होगा और क्लास में जाके वो टीचिंग करेगा या पढ़ाएगा तो जिससे इसके थ्रू क्या होगा, उसके जो रिलेशन होंगे स्टूडेंट के साथ वो अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। बच्चे आसानी से कोई भी अपनी प्रॉब्लम अपने प्रिंसिपल से कह पाएंगे। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि किसी भी प्रिंसिपल का शिक्षण कार्य करना, और अगर वो शिक्षण कार्य करेगा तो इससे उनके जो प्रधानाध्यापक के जो अंडर जो टीचर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। इसलिए भी प्रधानाध्यापक का शिक्षण कार्य करना ज़रूरी है। वो शिक्षण से संबंधित भी कई कार्य करता है। जैसा पहला है, प्रधानाध्यापक शिक्षक के रूप में छात्रों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है। सबसे पहला अगर वो शिक्षण कार्य करेगा तो सबसे पहला एडवांटेज उसको यही है कि वो क्या कर पाएगा, छात्रों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर पाएगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से कक्षा में उपस्थित होगा तो वो सामने से छात्रों के साथ क्या कर पाएगा, कम्युनिकेशन कर पाएगा और जो उनकी समस्याएं होंगी उनको सुन पाएगा और अपने मतलब प्रधानाध्यापक और छात्रों के बीच अच्छा रिलेशन या हेल्दी रिलेशन डेवलप कर पाएगा। इससे छात्रों में चारित्रिक गुणों को भी विकसित होंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक के शिक्षण कार्यों में आने वाली समस्याओं का आकलन कर सकता है। अगर जैसे वो पढ़ाने गया क्लास में तो टीचिंग प्रोसेस के दौरान अगर कोई समस्या आ रही है तो वो उसको भी देख पाएगा कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। नेक्स्ट, विद्यालय में शिक्षण कार्य को प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं की पाली में बांटना। जैसे अगर दोनों किसी भी स्कूल में अगर प्राइमरी और जूनियर दोनों क्लासेस अगर चल रही हैं तो उनको पाली में बांटने का काम भी किसका है, प्रधानाध्यापक का है, कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन सी क्लासेस चलेंगी, सेकंड शिफ्ट में कौन सी क्लासेस चलेंगी, ये सभी कौन डिसाइड करेगा, प्रधानाध्यापक डिसाइड करेगा। विद्यालय में शिक्षण कार्य को उन्नत बनाने के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराना। अगर शिक्षण कार्य को उन्नत बनाने के लिए संसाधन की ज़रूरत है, जैसे कई टीचिंग एड हो गए, चौक हो गया, डस्टर हो गया, या मैप हो गया, या पोडियम हो गया, ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं। अगर शिक्षण कार्य को पूरा करने के लिए ज़रूरत है तो उसको भी अवेलेबल कराने का काम किसका है, प्रधानाध्यापक का है। योग शिक्षकों का चयन करना तथा शिक्षण की नवीन विधियों का समावेश करना। जो भी योग्य शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति करना और जो भी नए नए टीचिंग मेथड्स हैं उनको यूज़ करना। टीचर्स को बताना कि आप नए नए टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ाएं। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को सेमिनार, वर्कशॉप, वाद विवाद में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा अवसर प्रदान करना। अगर वो अपने शिक्षकों के शिक्षण स्तर को सुधारना चाहते हैं या उसको बढ़ाना चाहते हैं तो वो अपने शिक्षकों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप सेमिनार ज्वाइन करिए, वर्कशॉप ज्वाइन करिए, वाद विवाद में प्रतिभाग लीजिए, ठीक है, जिससे उनका क्या होगा, शिक्षण स्तर में सुधार आएगा। नेक्स्ट, प्रधानाचार्य का कार्य है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का चयन। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का चयन भी कौन करता है, प्रधानाध्यापक करता है। शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही पुस्तकों का चयन करना। अगर शिक्षा विभाग द्वारा जो भी हाई स्कूल इंटर में जो भी बुक्स चलाई जा रही हैं उनको उन पुस्तकों का चयन करने का काम भी किसका है, एक प्रधानाध्यापक का है। नेक्स्ट हमारा, पुस्तकों का चयन करने के लिए शिक्षकों, छात्रों की रुचि एवं योग्यताओं को संज्ञान में लेना भी आवश्यक है, जिसका दायित्व प्रधानाचार्य पर होता है। अगर प्रधानाध्यापक कोई भी पुस्तक का चयन कर रहा है तो उसे छात्रों की रुचि और योग्यताओं या उनके कॉग्निटिव को भी ध्यान मतलब उसके संज्ञान के पक्ष को भी ध्यान में रखना होगा कि उसके स्कूल के बच्चों का जो भी लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए ही उसे पुस्तकों का चयन करना होगा। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक संबंधित परिवर्तनों के लिए समिति का गठन करना। अगर मतलब सिलेबस में या टेक्स्ट बुक्स में कोई भी परिवर्तन या चेंज लाना है तो उसके लिए एक कमेटी बनानी होगी, ठीक है, वो कमेटी बनाए जिसमें कमेटी में 4 से 5 सदस्य होंगे जो यही काम करेंगे कि अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो वो चेंज करेंगे। छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, ये भी काम किसका है, प्रधानाध्यापक है, कि वो इतना कैपेबल बनाए छात्रों को कि वो अपने डिसीजन स्वयं ले सके। नेक्स्ट है हमारा, पाठ्यक्रमिक क्रियाओं की व्यवस्था करना। जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ किसी भी विद्यालय में होती हैं उनकी व्यवस्था करने का भी काम किसका है,
एक प्रधानाध्यापक का है। तो पाठ से आगामी क्रियाओं से भी संबंधित कई कार्य करता है प्रधानाध्यापक, जिसमें पहला है विद्यालय में पाठ से आगामी क्रियाओं का आयोजन करना प्रधानाध्यापक का प्रमुख दायित्व है। जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटी होनी है उनका आयोजन करना का काम किसका है? प्रधानाध्यापक का है। फिर नेक्स्ट, विद्यालय में किन पाठ से आगामी क्रियाओं का आयोजन हो सकता है, इसका निर्धारण प्रधानाचार्य करता है। कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी होनी है पूरे साल में, ये भी कौन डिसाइड करेगा? प्रिंसिपल डिसाइड करेगा। फिर पाठ से आगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक धनराशि तथा साधनों की व्यवस्था, उस पाठ से आगामी क्रियाओं को कराने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है या कौन कौन से साधन लगेंगे, ये भी कार्य किसका है? प्रिंसिपल का है। पाठ से आगामी क्रियाओं में प्रतिभाग करने वाले छात्रों के मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों का चयन करना प्रधानाचार्य का कार्य है। अगर कोई करिकुलर एक्टिविटी किसी स्कूल में होने जा रही है तो उनको उसके लिए छात्रों को मार्गदर्शन या गाइड करने के लिए एक शिक्षकों की टीम डिसाइड करते हैं कि जो शिक्षक होंगे वो क्लास में जाके बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे या उनको मोटिवेट करेंगे उस सहगामी क्रियाओं में प्रतिभाग लेने के लिए। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार की विद्यालय प्रतियोगिता की जानकारी रखना तथा छात्रों को उसमें प्रतिभाग करने के लिए सूचित करना भी प्रधानाचार्य का दायित्व है। अगर कोई प्रतियोगिता होने जा रही है तो उसकी जानकारी छात्रों को देना और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए छात्रों को मोटिवेट करने का भी काम किसका है? प्रधानाचार्य का है। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करना। शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करने का भी उत्तरदायित्व किसका है? प्रधानाध्यापक का है। इसके लिए प्रधानाध्यापक क्या करता है, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है विद्यालय में छात्रों की शारीरिक विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करना प्रधानाचार्य का दायित्व है। जैसे विद्यालय में छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है तो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत बच्चों का शारीरिक विकास भी आता है। तो शारीरिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करना ज़रूरी है, इसलिए शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व भी प्रधानाचार्य का है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानाचार्य विद्यालय में खेल कूद, व्यायाम, ड्रिल तथा शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व पूरा करता है। प्रधानाचार्य जो होगा वो विद्यालय में कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, कौन कौन से व्यायाम कराए जाएंगे, कौन सी ड्रिल होगी और कैसी शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ये भी दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है। नेक्स्ट, विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा, नियमित चिकित्सा शिविर लगाना आदि का भी आयोजन करने का काम किसका है? प्रधानाध्यापक का है। खेल कूद के मैदान की सफाई, पीने के पानी की स्वच्छता आदि की जाँच करना, ये भी दायित्व किसका है? प्रधानाध्यापक का। कि बच्चे जहाँ खेलते कूदते हैं वहाँ की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, जहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है वहाँ स्वच्छता होनी चाहिए, वहाँ पे पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। ये सब बातों का भी ध्यान या इन सब चीज़ों की भी जांच करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है। छात्रों के शारीरिक विकास की सूचना अभिभावकों को देने की व्यवस्था करना, छात्रों का शारीरिक विकास कैसा है इसकी सूचना भी अभिभावकों को देने का काम किसका है या इसकी व्यवस्था करने का कार्य भी प्रधानाचार्य का है। नेक्स्ट है हमारा अनुशासन एवं सामान्य चारित्रिक भावना की स्थापना। किसी भी विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना या बच्चों के अंदर सामान्य चारित्रिक भावना का भी स्थापना करने का दायित्व एक प्रधानाध्यापक का होता है। इसके लिए भी वो विभिन्न कार्य करता है, जिसमें पहला है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए प्रधानाचार्य को सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगर हम विद्यालय में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी प्रिंसिपल को अपने अंदर भी डिसिप्लिन क्वालिटी लानी चाहिए। अगर हमारे स्कूल का प्रिंसिपल प्रॉपर डिसिप्लिन में होगा तो वहाँ के बच्चे और वहाँ के टीचर अपने आप ही डिसिप्लिन में रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रधानाचार्य को स्वयं अनुशासित व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी भी प्रिंसिपल को सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों में नैतिक गुणों का विकास करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, छात्रों में मॉरल वैल्यूज़ भी डेवलप करनी चाहिए, जिसके लिए उसको विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट, सामूहिक प्रार्थना, असेंबली में सक्रिय भागीदारी निभाना। अगर स्कूल में असेंबली हो रही है तो वहाँ भी उसे जाकर देखना चाहिए कि कौन कौन सी प्रेयर हो रही है, कितने टाइम में प्रेयर हो रही है या प्रेयर में क्या क्या चीज़ें या क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, ये भी देखने का काम प्रिंसिपल का है। छात्र शिक्षकों तथा अभिभावकों के अंतर संबंधों में कलेश ना हो, इसके लिए प्रधानाचार्य को समय समय पर जाँच करती रहनी चाहिए। जैसा इसमें लिखा है, छात्र शिक्षकों तथा अभिभावकों के अंतर संबंध, मतलब क्योंकि प्रधानाध्यापक के अंदर छात्र भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, अभिभावक आते हैं, क्योंकि इन तीनों के बीच में रिलेशन या संबंध, अच्छे संबंध बनाने रखने का कार्य भी किसका है? प्रधानाध्यापक का है। तो इस बात की जांच भी प्रधानाध्यापक को समय समय पर करती रहनी चाहिए कि जो भी
इन तीनों के बीच में जैसा भी रिलेशन है वो हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पर्यवेक्षण या सुपरविज़न। सुपरविज़न का भी दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है। वो किन किन चीज़ों का सुपरवाइज़ करेगा, मतलब जो भी कार्य किसी भी विद्यालय में हो रहे हैं वो सुचारू रूप से हो रहे हैं या नहीं, ये भी देखने का काम या देखने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का है। यदि विद्यालय में कोई नकारात्मक परिणाम ज्ञात होता है तो उसमें सुधार करना, अगर कोई गलत चीज़ हुई है तो उसको सॉर्ट आउट करना या उसका रीज़न जानना, ये किस वजह से हुआ, फिर उसको सॉर्ट आउट करने का काम भी, उसको निपटाने का काम भी किसका है? प्रधानाध्यापक का है। केवल शिक्षण स्तर की जांच करना ही प्राप्त नहीं है, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पर्यवेक्षण करना। केवल शिक्षण स्तर की ही जांच प्रधानाध्यापक को नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। अगर इसमें कहीं कमी है तो उसको सुधार करने का काम भी किसका है? प्रधानाध्यापक का है। नेक्स्ट है हमारा छात्रावास। अगर किसी भी स्कूल में छात्रावास की व्यवस्था है तो उसके लिए एक प्रधानाध्यापक की क्या क्या उत्तरदायित्व हैं वो भी देख लेते हैं। यदि विद्यालय में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है तो प्रधानाचार्य को यह कर्तव्य है कि वह उसका भी निरीक्षण करे, उसको समय समय पर उसको भी सुपरवाइज करते रहना चाहिए। फिर छात्रावास में खाने की व्यवस्था, खाने का स्थान, पानी आदि की भी जांच करती रहनी चाहिए। फिर छात्रों के शयन कक्ष की सफाई, पढ़ाई करने का स्थान की भी जांच करती रहनी चाहिए। छात्रावास में होने वाली क्रियाओं, छात्रों को प्रतिभाग सक्रिय है या नहीं, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें सारे छात्र प्रतिभाग ले रहे हैं या नहीं, ये भी देखने का काम किसका है? प्रधानाध्यापक का है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त छात्रों के स्नानगृह, शौचालय आदि का भी निरीक्षण करना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सफाई सुथराई से हैं या नहीं, जो बच्चों का स्नानगृह है या टॉयलेट है वो उनका भी निरीक्षण करते रहना चाहिए प्रधानाध्यापक को। नेक्स्ट है हमारा कार्यालय कार्य एवं रजिस्टर, ऑफिस वर्क एंड रजिस्टर। एक प्रधानाध्यापक का ये भी उत्तरदायित्व है कि वो विद्यालय के कार्यालय का भी समय समय पर निरीक्षण करता रहे, या कार्यालय के प्रतिदिन के कार्य को देखना। अगर कोई कार्य इनकम्प्लीट रह गया है तो उसको पूरा करना। जितने भी रजिस्टर हैं उन रजिस्टर्स को या जितना भी लेखा जोखा है उनको सही से रखने का भी काम प्रधानाध्यापक का है। फिर अगर रजिस्टर या किसी भी कार्य में कोई त्रुटि है तो उसकी जाँच करने का भी काम प्रधानाध्यापक का है। फिर नेक्स्ट और लास्ट है हमारा मूल्यांकन। मैंने समझाया है सभी बच्चों को शुरू से ही कि मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी चीज़ का मूल्यांकन हमें करना है, हम उसके गुण या दोष दोनों देखते हैं, या जो भी हमने काम किया है वो सही से हुआ है या नहीं, यही काम हम किस में करते हैं? मूल्यांकन में करते हैं। तो अगर कोई भी कमी आती है तो उसको सुधार के नेक्स्ट टाइम हम उसको सुधार के नए तरीके से उस काम को करते हैं कि अगली बार ये कमी ना रहे। तो मूल्यांकन में कोई भी प्रधानाध्यापक क्या क्या काम करेगा? विद्यालय संचालन में प्रयुक्त नीतियाँ किस सीमा तक सफल हुई हैं, इसका मूल्यांकन करना। जो भी पॉलिसी बनाई गई थी उसको एंड में देखना कि वो सही रही या नहीं, कितनी सफलता उसने प्राप्त की, जो हमने टारगेट बनाया था वो अचीव हुआ है या नहीं, ये भी देखने का उत्तरदायित्व किसका है? प्रधानाध्यापक का है। छात्रों की उन्नति का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पत्रों का निरीक्षण, जो भी प्रश्न पत्र बनाए गए हैं उनके मूल्यांकन, मतलब छात्रों के मूल्यांकन के लिए उनकी जांच करना कि वो सही से बनाए गए हैं या नहीं, जो भी मार्किंग हुई है उसका लेवल देखना, साप्ताहिक एवं मानसिक परीक्षणों आदि की नियमित जाँच करना, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वीकली या मंथली उनकी भी जांच करते रहना, शिक्षक तथा शिक्षण स्तर पर आने वाली समस्याओं का मूल्यांकन करना तथा उसका निदान करना। अगर शिक्षक या शिक्षक स्तर पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इवैल्यूएट करना या उसको डायग्नोस करने का भी काम किसका है? प्रधानाध्यापक का है। मानवीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए विद्यालयों के सहयोगी तथा शिक्षकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना। अगर हम मानवीय संबंधों को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो विद्यालय में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनका व्यवहार एक दूसरे से अच्छा होना चाहिए और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। मानवीय संबंधों को सुधारने के लिए मूल्यांकन करना प्रधानाचार्य का प्रमुख कर्तव्य है। अतः अगर हम मानवीय संसाधन को उचित रूप से संचालित करना चाहते हैं या अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो इसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी दायित्व किसका है? प्रधानाध्यापक का है। तो अगर आप ये जितनी भी बातें या मैंने बोली सब इस
नोट्स में लिखी हुई हैं, जो मैंने शेयर की है इस PDF में। ये सब आप पढ़ सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे मैक्सिमम बातें मैंने इसमें लिख दी हैं इस नोट्स में। तो आज हम लोगों ने मानवीय संसाधन का प्रबंधन पढ़ा, जिसमें एक पार्ट आज हमने पढ़ा है प्रधानाध्यापक। कल हम नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम अध्यापक पढ़ लेंगे, छात्र पढ़ लेंगे और समुदाय पढ़ लेंगे। तो थैंक यू क्लास।